गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार बंगाल से शुरू होता है, तो आज हम इस टॉपिक में या इस क्लास में बंगाल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल को अपने नियंत्रण में लिया। तो अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल को नियंत्रण करने में उसके कुछ कारण प्रमुख थे। आखिरकार बंगाल को ही नियंत्रित क्यों किया गया, पहले इसके कुछ कारण थे, जिन कारणों में सबसे पहला जो कारण है वो है बंगाल का आर्थिक सामरिक महत्व। ये है बंगाल का सबसे पहला कारण। क्योंकि बंगाल एक तरीके से उसकी जो मिट्टी थी, उपजाऊ थी, वो भारत में आर्थिक महत्व रखता था। क्योंकि बंगाल जो पूर्वी भारत का इलाका था वो एक विशाल क्षेत्र था जिसमें बंगाल था, और उसकी जो मिट्टी थी, मृदा थी, वो क्या थी? उपजाऊ भूमि थी। वहाँ खाद्यान्न उत्पादन एवं रेशम उत्पादन और शिल्प उद्योग एवं वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। तो दूसरे कारण की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे कारण में हम क्या लिख सकते हैं? विस्तृत उपजाऊ भूमि। विस्तृत उपजाऊ भूमि किसके पास? बंगाल। अगर विस्तृत उपजाऊ भूमि होगी तब क्या होगा? अगर विस्तृत उपजाऊ भूमि होगी तब होगा क्या? नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 3 क्या होगा? खाद्यान्न एवं रेशम उत्पादन था। रेशम उत्पादन। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट था हमारा शिल्प उद्योग एवं वस्त्र उद्योग। अगर हम पांचवें कारण की बात करें तो नौवहन योग्य बंदरगाहों की उपस्थिति। नौवहन योग्य बंदरगाहों की उपस्थिति। अगर हम छठवें कारण की बात करें, कारण तो बहुत हैं लेकिन हम मुख्य मुख्य कारणों की यहाँ पे बात करते हैं। कोयला, लोहा एवं तांबा की उपलब्धता। ये कुछ प्रमुख कारण हैं। और दूसरा, अगर सबसे एक और अन्य कारण की अगर बात करें जो मुख्य है हमारे लिए, वो था कि क्षेत्रीय शक्तियों की जो चुनौती थी वो नहीं थी। क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं थी। ये सबसे मेन कारणों में से आता है। जब क्षेत्रीय शक्तियाँ इसको चुनौती देने के लिए होंगी ही नहीं, तब इसको अपना विकास करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो जब इतने सारे कारण या इतनी सारी सुविधाएं अगर किसी राज्य के पास या किसी प्रांत के पास मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें या किसी भी अन्य शक्ति को ऐसे राष्ट्र को नियंत्रित करने में दिलचस्पी दिखानी है। तो अंग्रेज़ों ने ठीक ऐसा ही किया। तो पहले हम पढ़ते हैं कि बंगाल का थोड़ा इतिहास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मुर्शिद कुली खां
तो क्षेत्रीय शक्ति के विस्तार में सबसे पहला इम्पोर्टेंट है आपका बंगाल। इसी क्रम में हम धीरे धीरे बंगाल के बाद मैसूर, मराठा, अवध, पंजाब, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। मुर्शिद कुली खां को 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया गया। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीम उशान था, जो राज परिवार से संबंधित होने के कारण प्राय दिल्ली में रहता था। बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के ही पास थी। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझ सकते हैं, मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था प्रांत बंगाल, और दो व्यक्ति थे, एक था सूबेदार और एक था दीवान। और जो सूबेदार था वो कौन था? अभी हमने बताया, जो सूबेदार था वो था अजीम उशान। और जो दीवान था वो कौन था? मुर्शिद कुली खां। अब देखिए, ये जो अजीम उशान है, ये कौन है? सूबेदार है। अब ये है कौन? ये राज परिवार से संबंधित है। तो ये लोग जो राज परिवार से संबंधित थे वो ज़्यादातर दिल्ली में ही रहना पसंद करते थे। ये घूमना इतना पसंद नहीं करते थे, इन्हें दिल्ली की हवा ज़्यादा लगी हुई थी, तो ये दिल्ली में ही रहना पसंद करते थे। इसने, और यहाँ पर जो शासन कर रहा था वो कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने अपना दीवान किसे बनाया? मुर्शिद कुली खां को। और जो मुर्शिद कुली खां था ये दीवान था, मतलब ये राजस्व प्रमुख था। ये क्या था? राजस्व का प्रमुख था। और राजस्व का प्रमुख होने, अतः हम कह सकते हैं कि जो मुर्शिद कुली खां है वो पूरा बंगाल का कार्यभार संभालता था अकेला, ये कुछ नहीं करते थे। तो जो मुर्शिद कुली खां था वो बंगाल का कार्यभार संभालते थे। अब इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें, आगे मुर्शिद कुली खां को नवाब कहा जाता है बंगाल का। जो दीवान था, दीवान होने के बाद इसको सूबेदार नियुक्त करता है फर्रुखसियर, उसके बाद इसको नवाब बना दिया जाता है। तो बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां। आया समझ? तो हम आगे पढ़ते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। अब देखो, इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया। और ये भी चीज़, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना कि जो मुगल सम्राट के द्वारा चुना गया अंतिम सूबेदार कौन था बंगाल का? तो वो कौन था? मुर्शिद कुली खां। क्योंकि इसी के समय से बंगाल में वंशानुगत शासन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। अब वंशानुगत शासन की शुरुआत होगी। मुर्शिद कुली खां ने अपने समय में कुछ सुधार किए, राजस्व सुधार। इसने छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई की और उनकी जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। इनका छोटे जमींदारों के विरुद्ध ये कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये बड़े जमींदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए, ये खालसा भूमि क्या है? ये जो खालसा भूमि है, इसी भूमि को बोलते हैं राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। किसमें? राजकीय भूमि में। और राजकीय भूमि का मतलब राज्य के अधीन कर लिए भूमि। इसने बड़े जमींदारों को बनाए रखा जो राजस्व वसूली में उसका सहयोग करते थे, अतः उनकी जागीर भूमि को बनाए रखा। मुर्शिद कुली खां ने किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई और इस ऋण को बोला गया तकावी ऋण। तकावी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, तकावी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई।
मुर्शिद कुली खान के सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद उदय नारायण जैसे जमींदारों ने, गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण जैसे जमींदारों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन मुर्शिद कुली खान ने विद्रोह का क्या कर दिया, दमन कर दिया। और एक जो पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, इस दमन के बाद मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। ये पॉइंट याद रखना, ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, अलीवर्दी खां। अब इसके बाद अलीवर्दी खां आता है, दो और व्यक्ति आते हैं। जैसा कि बेटा हमने लिखा है अलीवर्दी खां, क्योंकि जो मुर्शिद कुली खां था, वो मुर्शिद कुली खां की अगर बात करें तो वो रहता है 1717 से 1727 तक। और इस मुर्शिद कुली खां के बाद अगर कोई आता है तो वो आता है शुजाउद्दीन। और ये शुजाउद्दीन जो रहता है वो रहता है 1727 से 39 तक। ये कुछ नाम मात्र के ही नवाब थे, तो इन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। बस इतना जान लीजिए कि जो शुजाउद्दीन था ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था। किसका? मुर्शिद कुली खां का। और इसने 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार भी, बस एक ही कार्य हुआ था कि जो शुजाउद्दीन था, इसके समय में बिहार भी इसी में शामिल हो गया। किसमें? बंगाल में। मतलब जो बिहार का कार्यभार था वो भी इसके अधीन आ गया। ठीक है, अब यहीं से शुरुआत होती है अलीवर्दी खां की, क्योंकि शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां, किसे? अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया या सूबेदार नियुक्त किया था। अब शुजाउद्दीन जब 1739 में अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो शुजाउद्दीन के बाद शासन करने आता है सरफराज, जो 1739 में ही आता है और 1739 में ही चला जाता है। अब ये शुजाउद्दीन था कौन? सॉरी, ये सरफराज था कौन? ये सरफराज था शुजाउद्दीन का पुत्र, शुजाउद्दीन का पुत्र था। तो याद रखना, ये सरफराज जो था शुजाउद्दीन के बाद नवाब बनता है, जो उसी 1 वर्ष के लिए ही बनता है। और इसके समय में जो अलीवर्दी खां था उसने विद्रोह कर दिया, और अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में, गिरिया 1740, अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर दिया और मार दिया। इसके बाद अलीवर्दी खां नवाब बनता है। अलीवर्दी खां ने भी कुछ खास काम नहीं किए थे। अगर हम अलीवर्दी खां की बात करें तो अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है, और कहा कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और छेड़ने पर काट काट करके मार डालेंगे। मतलब इसने अंग्रेज़ों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट कर दी कि भाई इनको छेड़ो मत, ये सफ़ेद मक्खियाँ हैं, ये खा जाएंगी। इसने मुग़ल सम्राट को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को स्थायी बना लिया, लेकिन इसको मराठाओं ने बहुत परेशान किया था। अगर हम इसकी बात करें तो इसको मराठाओं ने इसकी परेशानी बढ़ा दी। तो इसने अंततः एक फॉर्मूला निकाला, मतलब परेशानी से दूर रहने के लिए एक फॉर्मूला निकाला। और वो फॉर्मूला क्या था? इसने मराठा जो सरदार थे रघुजी से 1751 में संधि कर ली, और इस संधि के द्वारा इसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया।
इसकी 3 पुत्रियां थीं, जिनमें एक ढाका और दूसरी पूर्णिया और तीसरी पटना के शासक के साथ इसकी शादी कर दी गई, तीनों पुत्रियों की इसने। अब देखो कितना बदनसीब है, इसके ही जीवन काल में तीनों बेटियां विधवा हो जाती हैं, तीनों दामाद मर जाते हैं, है ना बेचारा दुर्भाग्यशाली। अब यही आगे जाके ये तीनों जो बेटियां हैं ना परेशानी खड़ी करती हैं, कहाँ, किसके लिए, शुजाउद्दौला के लिए, जो सिराजुद्दौला है ना इसके लिए परेशानी खड़ी करती हैं। सिराजुद्दौला बहुत ही योग्य शासक था, अगर हम बात करें काफ़ी योग्य शासक रहा है, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये थी कि जब ये नवाब बना तब इसके सामने चुनौतियां बहुत थीं और दुश्मन बहुत थे। एक तो अंग्रेज, ऊपर से इसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, फिर उसके बाद शौकत जंग, और इन सबको शरण दे रहे थे अंग्रेज। तो इसके सामने चुनौतियां काफ़ी थीं, लड़ता भी है भागता भी है, पर योग्य शासक था। अंग्रेज़ों ने कोलकाता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन किंतु अंग्रेज नहीं माने, क्योंकि ये शुरू से ही जिद्दी थे। परिणाम स्वरूप 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। जब मानेंगे नहीं तो क्या करेगा, वो अधिकार ही करेगा। फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कोलकाता पर आक्रमण कर दिया और 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इसने अंग्रेज़ों को बहुत मारा, और इतना मारा कि अंग्रेज भाग करके कहाँ दुबक जाते हैं, फुल्टा द्वीप पर शरण लेते हैं। गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिन्चिन व अन्य अंग्रेज अधिकारी भाग करके फुल्टा द्वीप पर शरण लेते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। ब्लैक होल की घटना। तो इस ब्लैक होल की घटना से पहले हमें कुछ चीज़ समझनी है। वो क्या है, देखिए इधर जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला, इसके सामने चुनौतियां थीं। वो चुनौतियां कितनी थीं देखो। पहली चुनौती तो शौकत जंग, पहली चुनौती थी इसके सामने। दूसरी चुनौती थी इसकी मौसी घसीटी बेगम, क्या नाम मिला है, घसीटी बेगम। और तीसरी चुनौती जो प्रमुख थी वो थे अंग्रेज, जो सबसे बड़ी चुनौती थी। अब अंग्रेज क्या करते हैं, शौकत जंग को और इनको क्या देते हैं, दोनों को शरण देते हैं। अब इससे सिराजुद्दौला नाराज हो जाता है। अगर ये आपको ना पता हो कि शौकत जंग कौन है और ये घसीटी बेगम कौन है, ये तो मैंने बता दिया किसकी मौसी है। जो शौकत जंग था वो पूर्णिया का नवाब था, और पूर्णिया के नवाब का मतलब जो अलीवर्दी खां था ना, उसका दामाद, उसकी बड़ी बेटी जो थी, मैंने बताया था ना कि अलीवर्दी खाने की 3 बेटियां थी, जिसने पहली बेटी को ढाका में, दूसरी को पूर्णिया में और तीसरी को पटना में। तो जो दूसरी बेटी थी उसका ये पुत्र था पूर्णिया का नवाब। अब जो मौसी थी कौन, घसीटी जो बेगम थी, ये जो घसीटी बेगम थी ये थी ढाका के विधवा। जो ढाका था ना, ये बड़ी बेटी थी किसके, अलीवर्दी खां की। तो जो ढाका के गवर्नर थे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी ये विधवा थी, और कह सकते हैं अलीवर्दी खां की बड़ी बेटी थी। अब अंग्रेज़ों के तो आपको पता ही है, अंग्रेज़ तो सबके दुश्मन, और जो नवाब का दुश्मन वो अंग्रेज़ों का क्या था, दोस्त। तो ये तीनों मिलकर के, अंग्रेज और घसीटी बेगम और शौकत जंग, तीनों मिलकर के इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। और इसका परिणाम आगे जा कर के हमें प्लासी के युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। तो सिराजुद्दौला परेशान हो जाता है, सिराजुद्दौला एक हरकत कर देता है
और वो कौन सा कार्य करता है? ब्लैक होल की घटना। देखिए कहीं कहीं इस ब्लैक होल की घटना को जे जेड हॉलवेल, कौन? जे जेड हॉलवेल, ये कौन है? ये है एक अंग्रेज अधिकारी। इनकी एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन, और गुलाम हुसैन ने लिखा है सियारुल। अगर हम बात करें दूसरी तरफ, एक तो जे जेड हॉलवेल कहते हैं कि नवाब ने 20 जून की रात में 140 अंग्रेज बंदियों को 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हॉलवेल समेत शहीद मात्र 23 व्यक्ति बचे। जो हॉलवेल है, ये याद रखना है, हॉलवेल लिखा हुआ है। हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। तो ये एक देखने में वो क्या कहते हैं, मनगढ़ंत ही खाती है। क्यों? क्योंकि पहला तो 140 व्यक्तियों को इतनी छोटी कोठरी में बंद करना संभव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि उसी समय के समकालीन इतिहासकार जो थे, मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन, पूरा नाम था इनका गुलाम हुसैन, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में सियारुल, पुस्तक का नाम क्या है? सियारुल। देखिए अच्छे से समझाता हूँ। इन्होंने अपनी पुस्तक, किन्होंने? गुलाम हुसैन, इन्होंने अपनी पुस्तक में, कौन सी में? सियारुल मुतखैन, इसका पूरा नाम है सियारुल मुतखैरिन। इसमें ऐसी किसी भी घटना का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन ब्लैक होल ने, जे जेड ब्लैक होल ने इस घटना के बारे में बताया है, तो इसलिए इस घटना को इतिहास में हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज से अगली क्लास हमारी कल ही YouTube पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जहां पर हम बंगाल के विस्तारवादी, अंग्रेज़ों के विस्तारवादी कार्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें बंगाल के अगले नवाब मीर जाफ़र, मीर कासिम, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, बंगाल में द्वैत शासन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे।